ग्लोबल हाई डायरी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपुल जनार्दन, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने हमेशा आपसे वादा किया कि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसे टॉपिक को उठाऊंगा जो कि मेंटल हेल्थ या हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मैं इस बार भी डॉक्टर विकास दिनकर, जो कि जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनको लेके आया हूँ। डॉक्टर विकास दिनकर की तारीफ में जितनी भी बात कही जाए उतनी कम है, लेकिन डॉक्टर विकास दिनकर, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर विकास दिनकर इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। इन्होंने इस स्नातक की मानी ग्रेजुएशन इन्होंने MBBS PGI रोहतक से करी। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से करी। फिर इन्होंने PhD राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से न्यूरोलॉजी में करी। इन्होंने 50 से भी अधिक बुक लिखी हुई हैं, प्रकाशित कर रखी हैं। साथ ही साथ ये कई बार दूरदर्शन के माध्यम से हमारे श्रोतागणों को कई सारी चीज़ें ऐसी बताते रहे हैं जो कि उनके स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूरी हैं। डॉक्टर विकास जी का मैं अपना नाम जीरियाट्रिक्स मेंटल हेल्थ में इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बना रखा है। तो मैं आजकल जो ज्वलंत टॉपिक है जो कि डिजिटल मेंटल हेल्थ है, क्योंकि आजकल हमारी बहुत सारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, टीवीज़ का यूज़, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ कर रही है। लेकिन आगे आने जाने में भी इसमें काफ़ी आगे के समय में आने में भी कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो विदेशों में इसके बारे में कई बार जिक्र किया जा चुका है और कई सारे पब्लिकेशंस हैं। मैं डॉक्टर साहब से उनके अनुभव इसके बारे में और जो उन्होंने जो स्रोत किए हैं, जो कि उन्होंने शोध किए हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो डॉक्टर विकास प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में और हमारे श्रोतागणों को इसके, ताकि ज़्यादा उनको जानकारी मिल सके। जी देखिए, आज के हिसाब से बड़ा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। और अगर हम गए, हमारी पॉपुलेशन का करीब 15-20% जो हिस्सा है वो एडोलेसेंट्स हैं, और 12 से 17 साल एक वो उम्र है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम MBBS स्टूडेंट के तौर पे ये पढ़ते रहे हैं कि देखिए जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, हिप्पोकैम्पस खास तौर पे, तो ये 4-5 साल तक डेवलप हो जाता है। उसके बाद में इसमें सिर्फ प्लास्टिक चेंजेस आते हैं, बाकी चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अभी पिछले 30 साल में काफ़ी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि हिप्पोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस होता है, अडल्ट लाइफ में भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि अडल्ट लाइफ तक भी अफेक्टेड हो सकती है। तो अब बात आती है, देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ को सुरक्षित कैसे किया जाए। हम सब लोग डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की बात हमेशा होती है। तो डिजिटल हेल्थ जो है, अब वो उसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे आता है। तो डिजिटल हेल्थ से हमारा मतलब यहाँ पे पहले है डिजिटल मेंटल हेल्थ। अब डिजिटल मेंटल हेल्थ को अगर समझें तो डिजिटल मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आईपैड आईपॉड यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए, टीवी देखते समय भी हमारा जो माइंड है वो उतना ही पैसिव होता है जितना लगभग हम जब सोते हैं तब। तो इसका मतलब ये है, जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक स्क्रीन टाइम पे रहते हैं, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो हमारा जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो तो एक्टिवेटेड रहता है, चैलेंज रहता है, लेकिन जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो क्या होता है, तो हमारा जो अटेंशन है, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी कि जो समराइज़ करने की एबिलिटी है हमारी, वो कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारी जो इनोवेशन है, नई चीज़ों को सोचने की क्षमता है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो इन सबको अगर देखें तो लगभग 20 साल पहले जब टेक्नोलॉजी एक किस्म से बूम पे थी, तो डॉक्टर स्विट्ज़र हैं इटली से, उन्होंने ये टर्म ईजाद की जिसको हम डिजिटल डिमेंशिया बोलते हैं। लेकिन अभी मैं आते आते मेट्रो में पढ़ रहा था कि डॉक्टर सना है पाकिस्तान से, उन्होंने भी एक आर्टिकल, छोटा लेटर टू एडिटर, इसके बारे में लिखा है। लेकिन मैं चाइना में था 2015 में, तो हमने एक चाइनीज़ स्टूडेंट्स की और इंडियन स्टूडेंट्स की एक कंपैरेटिव स्टडी की।
देखा कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स का जो स्क्रीन टाइम है लगभग 1.5 घंटे का है पर डे। इंडियन स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम 6-6.5 घंटे का है पर डे। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 4 गुना ज़्यादा समय मोबाइल पे बिता रहे हैं। और हम अक्सर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऐसा मजाकिया अंदाज में बोलते थे, देखिए जिस समय हमारे बच्चों के सोने का समय होता है, इंडियन बच्चों का, जनरलाइज नहीं कर रहे लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो उस समय मतलब वो चाइनीज़ बच्चे उठ जाते थे। यानी कि हमारे बच्चे 3-3:30 बजे मोबाइल के इस्तेमाल करके सो रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं 3:30-4 बजे उठ के दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज से न्यूरोजेनेसिस होता है। तो अब बात आती है, ये हमने जब स्टडी की, लगभग 220 बच्चों में स्टडी की, एडोलेसेंट से थोड़े से ज़्यादा बड़ी उम्र के थे, वो यंग एडल्ट थे। तो पता लगा कि अगर मान लिया आप मोबाइल पे रहते हो तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी। और हमेशा से ही जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो पाइनियर्स रहे हैं, मेमोरी के जो पाइनियर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये बोला है शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे रिडंडेंट हो जाएगी। तो अब वो रिडंडेंसी की फेज़ ही शायद उसकी शुरुआत है, क्योंकि छोटी सी भी अगर मान लिया आपको कोई समस्या आती है, आप गूगल पे ढूंढते हैं। अगर मान लिया आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप गूगल पे ढूंढते हैं। फैक्ट्स को आप याद नहीं रखते हैं, आप गूगल पे ढूंढते हैं। तो इससे हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, देखिए उसके ऊपर असर पड़ रहा है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर अगर असर पड़ता है तो जो रोज़मर्रा का जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर देखें ओवरऑल तो डिजिटल डिवाइस से, मोबाइल यूसेज से बहुत लंबे समय तक अगर करते रहें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन और कंसंट्रेशन पे असर पड़ेगा और एक अर्ली डिमेंशिया की सिचुएशन आनी शुरू हो सकती है। अब बात आती है कि जो रीसेंट एक हमने स्टडी की, जब मैं ICMR जोधपुर में था, तो मेरे पास एक एमटेक के स्टूडेंट आए दिल्ली से। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट ने कि मैं थीसिस करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको यही टॉपिक दिया। मैंने कहा देखिए अभी कोविड का समय है, बाहर आप डेटा कलेक्शन के लिए जा नहीं पाओगे, तो आप डिजिटल डिमेंशिया पे ही काम करिए। तो उन्होंने देखा 18 से 25 साल के 226 बच्चे जो हैं उन्होंने लिए, यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स लिए, और उन्होंने देखा जिनका स्क्रीन टाइम 6-6.5 घंटे तक है, और कंट्रोल ग्रुप लिया लगभग 100 यंग एडल्ट्स का, तो जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उनका मौका स्कोर, MMSE स्कोर कम है। कहने का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी पुअर है। और देखिए अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी पुअर है तो सब कुछ ही पुअर है। तो कहने का मतलब ये कि कॉग्निटिव हेल्थ को डिजिटल हेल्थ के माध्यम से ही एडवांस करना है, और हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हम मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कम से कम समय तक करें। और आजकल तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको मोबाइल डाइटिंग बोलते हैं, कि मोबाइल जैसे खुद की डाइटिंग होती है, खाना कम करें, वज़न कम करें, तो मोबाइल की भी डाइटिंग कर सकते हैं। 1-2 दिन इस्तेमाल कम करें या ना करें, सोशल मीडिया से भी उचित दूरी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लगे रहें, लेकिन जुडिशियसली इस्तेमाल करें, स्क्रीन टाइम कम करें, और सोशल मीडिया की बजाय सोशल ज़्यादा हों। सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, हमें कनेक्ट करता है, इसकी अहमियत को नकार नहीं सकते, लेकिन बीइंग सोशल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। इसके आपने आपने हमें डिजिटल डिमेंशिया के बारे में, जो बहुत लोगों को नहीं पता है उसके बारे में हमें अवगत करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इस बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें ये सब चीज़ कही, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा हमारे यहाँ आते रहेंगे और कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।